गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रामजी अवस्थी आज एक नई सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसमें मेरे पास एक आइडिया आया कि मैं जो भी स्कूल के पेपर्स हो रहे हैं प्री बोर्ड के, क्यों ना मैं उन पेपर्स का सोल्यूशन वीडियो में दे दूं, जिससे आप लोगों को बोर्ड में जो प्रैक्टिस करनी है बहुत ढेर सारे पेपरों से, उन प्रैक्टिस में बहुत ही आराम मिल जाएगी। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सीएमएस का एक नया पेपर मैंने लिया है जो प्री बोर्ड में अभी भी हुआ है। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। इसमें पूछा गया है व्हाट आर पंक्चुएटर्स, गिव टू एग्जांपल। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, इनके दो कोई एग्जांपल बताइए। तो यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अ पंक्चुएटर इज अ टोकन दैट हैज syntactic and semantic meaning to the compiler. Punctuators are used for grouping and separating the data values written in Java program. देखिए पंक्चुएटर्स क्या है, आपके सामने एग्जांपल में मैंने लिख रखा है। ये एग्जांपल मैंने दिया है, यहाँ पे लिख रखा है। आप जो है पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते हो पंक्चुएटर्स में, कर्ली ब्रैकेट लगाते हो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, सेमीकोलन लगाते हो, कॉमा लगाते हो और डॉट का यूज करते हो। इसमें थोड़ा सा हम इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। बस क्वेश्चन तो मैं इतना ही आपको बता देना है और यही आपका 2 नंबर्स के लिए सफिशिएंट है। जैसे आपका ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ये किसकी पहचान होती है, कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जैसे पब्लिक वॉइड इनपुट हो, ये तो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ऐसे प्रीडिफाइंड फंक्शन भी हो सकता है। तो आप कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसकी पहचान होती है कि उसके आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट जरूर होगा। ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक स्टेटमेंट कहा जाता है, ये पैरेंथेसिस के रूप में यूज किया जाता है। और उसके बाद जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये आपका दिया गया है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट स्पेशली रिप्रेजेंट करता है जब कोई आप एरे टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आप वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो। उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन देख रहे हो, सेमीकोलन एक सेपरेटर के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि कोई भी वेरिएबल की लाइन आप डिक्लेयर करते हो तो उसमें अगर मोर देन 1 वेरिएबल है तो लास्ट में आप सेमीकोलन लगाते हो। ऐसे जितनी भी और भी लाइनें होती हैं, आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें सेमीकोलन लगाने का मतलब है आप एंड ऑफ लाइन शो करना चाहते हो कंप्यूटर को। इसका मतलब होगा कि यहां से कंप्यूटर अब जो भी आगे लिखा जाएगा वो नेक्स्ट लाइन में मानेगा। कॉमा से जब कई सारे वेरिएबल एक जैसे वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं तो कॉमा लगाकर आप डिक्लेयर करते हो। ऐसे कोई फंक्शन कॉल करते हो तो आप डॉट लगाते हो ऑब्जेक्ट के साथ, ओबीजे डॉट फंक्शन का नाम। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1B, यहाँ पे देखिए लिखा है गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें पूछा गया लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में और बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर आपके कौन से होते हैं, ये आपके हमने एग्जांपल में दे रखा है, एक और का है और साइन, एक एंड साइन, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। और साइन कब लगता है बच्चों, याद होगा आपको, जब किसी भी इफ कंडीशन में एक से अधिक वैल्यू या कंडीशन चेक करनी होती है तो आप और लगाकर या एंड लगाकर चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब होता है कि और में अगर आपकी सारी कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका और इफ कंडीशन ट्रू मानी जाती है और ऑपरेटर यूज किया जाता है उसके लिए। अगर आप चाहते हो कि सारी कंडीशन ट्रू हो तभी आपका जो भी आउटपुट आएगा वो आए, तो उसके लिए आप यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। बाइनरी ऑपरेटर्स में मैंने यहाँ पे लिया है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें आपका प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉड के साइन होते हैं। और उसके बाद आपका रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें आपका लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे साइन होते हैं। इनको आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ कन्वर्जन। तो आपको पता है या होना चाहिए कि आपके 2 तरीके के कन्वर्जन होते हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप पर कन्वर्जन, एक आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऐसा होता है जो अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसमें हमेशा लोअर डेटा टाइप अपने अपर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, यहाँ पे एक हमने CH इक्वल टू कैपिटल A लिखा हुआ है और उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूं कि इस कैपिटल A का जो भी ASCII कोड हो वो आपका इंटीजर वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर का प्रेसिडेंस लोअर होता है और इंटीजर का प्रेसिडेंस हायर होता है। तो यहाँ पे जब कैरेक्टर अपने आप को एक्स में स्टोर करेगा तो
ये अब क्या करेगा ऑटोमेटिकली, ए का आस्काई कोड क्या होता है, ये कैपिटल ए है, इसका आस्काई कोड आपका 65 होता है, 65। तो आप ये 65 एक्स में स्टोर कर देगा। जब आप एक्स को प्रिंट कराओगे तो यहां पर आपका आउटपुट 65 हो जाएगा। ऐसे ही एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, जब कोई हायर डेटा टाइप लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाए, हायर डेटा टाइप लोअर डेटा टाइप में। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्लोट ले रखा है, ये हायर डेटा टाइप है और इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे जैसे हमने 2.5 ले रखा है, 2.5 ले रखा है, अब 2.5 फ्लोट टाइप का है और इसमें क्या होता है, इसमें टाइप कास्टिंग ऑपरेटर यूज होता है। टाइप कास्टिंग ऑपरेटर क्या होता है कि किसी भी पैरेंथेसिस ब्रैकेट में डेटा टाइप लिख देते हैं तो इसका मतलब आप टाइप कास्टिंग ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा है आपका फ्लोट टाइप का है और इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इंटीजर आपका छोटा डेटा टाइप होता है फ्लोट से, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू यानी कि 2 को आपका बी में स्टोर कर देगा और फिर जब आप यहाँ पर प्रिंट कराओगे एक्स को प्रिंट कराओगे तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा। ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। डी पार्ट में कहा गया है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फॉर ईच। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन दिए गए हैं यहाँ पे, राउंड और रिंट, ये मैथ क्लास के फंक्शन होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए राउंड क्या करता है और रिंट क्या करता है, इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट मतलब डिफरेंस भी बताते हुए मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। आप देखिए यहाँ पर राउंड फंक्शन क्या करता है, द मेथड राउंड रिटर्न्स क्लोजेस्ट लॉन्ग और इंट वैल्यू एज गिवन बाय द मेथड रिटर्न टाइप। इसका मतलब ये हुआ कि राउंड टाइप का राउंड जो फंक्शन होता है ये आपका किसी भी पॉइंट वाली वैल्यू को ये कन्वर्ट कर देता है इंटीजर के क्लोजेस्ट इंटीजर, यानी कि जो उसके अप्रोप्रिएट इंटीजर पार्ट में वैल्यू बढ़ने पर जो आना चाहिए या वैल्यू घटने पर जो आना चाहिए, उनमें से जो भी अप्रोप्रिएट रहता है वो यहाँ पर अपडेट कर देता है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है इसको हम एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। ये रिटर्न टाइप इसका कैसा है, रिटर्न टाइप इसका इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर में ही रिजल्ट निकालता है। तो देखिए यहाँ पे हमने डी एक वेरिएबल ले रखा है डबल टाइप का, जिसमें हमने 4.4 स्टोर कर रखा है। और दूसरा एग्जांपल है एफ ले रखा है जिसमें हमने यहाँ पर 4.5 स्टोर कर रखा है। अब आप देखिए राउंड फंक्शन क्या करेगा, ये पहले वाले में जिसमें हमने 4.4 ले रखा है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल दे दी है। इसमें क्या किया जाता है कि 0.0 से 0.4 तक के बीच की अगर कोई वैल्यू है तो यहाँ पर राउंड फंक्शन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हटा देता है और पॉइंट से पहले वाली यानी इंटीजर पार्ट में कोई चेंजेस नहीं करता, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट दे देगा 4। उसके बाद अगर पॉइंट वाली वैल्यू में 0.5 से 0.9 तक के बीच की वैल्यू होती है तो राउंड फंक्शन क्या करता है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को 1 का इंक्रीमेंट कर देता है। तो यहाँ पे 5 हो गया, ये आपका 4 था, यहाँ पर 5 हो गया। 0 से 0.4 तक के बीच की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करता इंटीजर पार्ट में, और 0.5 से 0.9 के बीच की वैल्यू अगर है तो आपका ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देता है। इस हिसाब से आपका आंसर 4 और 5 आ गया है। अब बच्चों देखिए, अब आप समझेंगे रिंट फंक्शन, ये बहुत ही स्पेशल टाइप का फंक्शन है, इसमें काफी कंफ्यूजन भी होता है, वो मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए वैसे तो रिंट और राउंड फंक्शन में डिफरेंस के नाम पर सिर्फ इतना ही है कि राउंड फंक्शन इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये इंटीजर वैल्यू है, राउंड फंक्शन इंटीजर वैल्यू को देता है और रिंट फंक्शन पॉइंट में वैल्यू को देता है। रिजल्ट रिटर्न के रूप में कैसा आता है, फ्लोट या डबल टाइप में आता है। पहला डिफरेंस ये हो गया। अब एक बाकी सब सेम वर्क होते हैं दोनों के, छोटा सा एक डिफरेंस है वो मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने एग्जांपल लिया है कि d इज इक्वल टू डबल टाइप का है, d इज इक्वल टू 4.5 लिया है। अब 4.5 में यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि रिंट फंक्शन क्या करता है, 0.6 लगाकर 0.9 तक की अगर वैल्यू दी गई पॉइंट में तो ये क्या करता है, सील जैसा वर्क करता है, यहाँ पे सील लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर 0.1 से और 0.4 के बीच की वैल्यू है तो ये फ्लोर जैसा वर्क करता है। अगर पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है तो इसमें कोई चेंज नहीं करता है। ये तो इसका मेन डिस्क्रिप्शन हो गया। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने वैल्यू ले रखी है 4.5, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू 4.5 में पॉइंट के बाद क्या लगा है, 5 लगा है,
तो 5 किसके बीच में आता है, 6 और 9 के बीच में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सील जैसा वर्क करेगा। सील क्या करता है, इंटीजर पार्ट में 1 का इंक्रीमेंट कर देता है। तो उसके हिसाब से यहां पर आप देखिए, यहां पे इंटीजर पार्ट में 5 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसके पीछे क्या रीजन है, आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही क्लियर कट मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर पॉइंट वाली वैल्यू के बाद आपका 5 लगा है, सिर्फ 5, तो रिंड फंक्शन क्या करता है, ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को चेक करता है कि अगर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करने पर अगर आपका ऑड नंबर आता है, ये देखिए ऑड लिख दिया मैंने, ऑड नंबर आता है, तब तो ये कोई चेंजेस नहीं करता है। और अगर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू में यानी इंटीजर पार्ट में चेंज करने पर इवन नंबर आता है, तो ये क्या करता है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को 1 का इंक्रीमेंट कर देता है। तो आप देखिए यहां पे अगर हम देखें 0.5 जो लिखा है, तो 0.5 में से पहले इंटीजर पार्ट में क्या है, 4 है। 4 में अगर 1 का इंक्रीमेंट करता है तो 4 से बन जाएगा क्या, ये 5, और 5 कैसा है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर आने पर ये कोई चेंज नहीं करता है, मींस 4.0 ही रखेगा। लेकिन यहां पे देखिए 5.5 में 5 को अगर इंटीजर पार्ट को इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 कैसा है, हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में ये एक वैल्यू को बढ़ा देता है, और बाकी सारा डिस्क्रिप्शन ये राउंड फंक्शन जैसा ही करता है। अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई, इसमें लिखा हुआ है राइट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। क्या है, टू प्रिंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एरे एबीसी। एबीसी में कुछ नंबर्स स्टोर है, उनको प्रिंट करने के लिए कहा गया है। तो इसका मतलब आपको खुद ही अज्यूम करना है कि एबीसी में कुछ नंबर आप स्टोर कीजिए और फिर उनको प्रिंट करा के दिखाइए। तो जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल में मैंने ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एरे टाइप का। एरे टाइप का अभी आपने देखा था, पहचान क्या बताई थी, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें कुछ नंबर हमने स्टोर कर लिए। उसके बाद क्योंकि एरे है तो लूप चलाकर ही सारे नंबर प्रिंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 नंबर है। तो हमारा लूप कहां से स्टार्ट होगा, पहला इंडेक्स नंबर आपका कहां पे होता है, 0 पे होता है। तो 2 0 पे है, तो आपका यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 से मैंने स्टार्ट किया है, i इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन 2 नीचे आएगा और a ऑफ i प्रिंट करेगा। i क्या है, 0, तो 0 पे क्या है आपका 2, तो सबसे पहले आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर i प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, 1, 1 पे क्या है आपका, 1 पे आपका 5 है, तो अगला नंबर आपका 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर i प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 पे आपका क्या है, 7 है, तो 7 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद आपका i प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा 3, तो 3 पे क्या है आपका 9 है, तो यहाँ पर 9 प्रिंट हो जाएगा। वैसे इसमें आउटपुट नहीं निकालना है, इसमें से पूछा गया था इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ये बता दिया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया गया, टू इनिशियलाइज एन एरे लेटर्स विद वॉवेल्स इन लोअर केस। एक एरे बनाइए कैरेक्टर्स का जिनमें वॉवेल्स स्टोर हो, तो इसको बेटा ऐसे स्टोर किया जाएगा। कैरेक्टर एरे बनाने के लिए पहले हमने कैर लिखा, फिर सी लिखा, एक कैरेक्टर एरे के लिए वेरिएबल लिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट एरे की पहचान है, और उसके बाद आपके कर्ली ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन कराया जाता है, और जिसमें कि याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये कैरेक्टर एरे है तो हर कैरेक्टर सिंगल कोट्स में स्टोर होना चाहिए, कॉमा लगाकर सेपरेट किया जाता है। इस तरीके से इसका आंसर लिखा जा सकता है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का ए। इसमें देखिए, इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज किए गए, दिस कीवर्ड और न्यू कीवर्ड। कीवर्ड दिस इज रेफरेंस वेरिएबल इन जावा दैट रिफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट। तो दिस कीवर्ड क्या बताया गया, ये करंट ऑब्जेक्ट को रिफर्स करता है और ये वेरिएबल के रूप में यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स बताए गए। नंबर 1 फीचर्स में आप देखिए, इट कैन बी यूज टू रिफर इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ क्लास करंट क्लास। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, इट कैन बी यूज टू रिफर इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ करंट क्लास। करंट क्लास यानी कि जिसमें आप प्रोग्राम बना रहे हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको देखिए। यहाँ पे मैंने करंट क्लास के रूप में क्या यूज किया, XYZ यूज किया। इसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल है आपका ए नाम का, और फिर मैंने ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया है XYZ नाम का, और मैं चाहता हूं कि ये इसके पैरामीटर में जो ए वैल्यू दी गई है
उसको हम इस ए में स्टोर करा दें। अब होगा क्या, जब आप यहाँ पे वैल्यू स्टोर कराने के लिए जाओगे तो आपको क्या लिखना होता है कि पहले आपको इंस्टेंस वेरिएबल लिखना होता है, उसके बाद आपको ये लोकल वेरिएबल लिखना होता है जिससे वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी है। तो अगर आप यहाँ लिखते ए इज इक्वल टू ए तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता कि कौन सा ए आपका इंस्टेंस वेरिएबल है और कौन सा ए आपका लोकल वेरिएबल है। तो इंस्टेंस वेरिएबल को शो करने के लिए दिस लगाया जाता है। अगर आप लिखते हो दिस डॉट ए तो इसका मतलब ये पहले जो लिखा हुआ ए है ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है और दूसरा वाला आपका लोकल वेरिएबल है। तो ये एग्जांपल हो गया। ऐसे दूसरे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि दिया गया है इट कैन बी यूज्ड टू इन्वोक और इनिशिएट करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी दिस कीवर्ड द्वारा इन्वोक कराया जा सकता है, ये बताया गया है। दूसरा बताया गया इट कैन बी पास्ड एज अ आर्गुमेंट इन मेथड कॉल। जब कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो दिस कीवर्ड से कोई वैल्यू भी भेजी जा सकती है ऑब्जेक्ट के द्वारा। फिर ऐसे आपका तीसरा इसमें लिख रखा है इट कैन बी पास्ड एज आर्गुमेंट इन कंस्ट्रक्टर कॉल। अगर आप कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू भेजना चाहते हो तब भी आप दिस कीवर्ड के द्वारा ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू दे सकते हो। लास्ट पॉइंट है इट कैन बी यूज्ड टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टेंस। तो यहाँ पे दिस कीवर्ड द्वारा अगर आप चाहो तो फंक्शन के थ्रू वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हो। ये आपका दिस कीवर्ड का ओवरऑल रहा। इसके बाद सेकंड कीवर्ड है हमारा न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड क्या है, द न्यू ऑपरेटर in Java is responsible for creation of new object. The primary purpose of new operator is to allocate memory for instance variable or an object during runtime. The new keyword also invoke the object constructor. अब देखिए इतनी लाइनों को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बताया गया कि न्यू कीवर्ड किस लिए यूज होता है। न्यू कीवर्ड आपका किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते समय उनके लिए मेमोरी एलोकेट करता है या क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा यूज क्या बताया गया कि न्यू कीवर्ड के द्वारा आप किसी भी फंक्शन को किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो या उस समय जब आप डिक्लेयर करते हो उस समय कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है। आप क्या लिखते हो, जैसे क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू स्पेस क्लास का नाम। तो न्यू के बाद स्पेस क्लास का नाम क्या होता है, ये क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का कॉलिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। लास्ट में एक और यूज है यहाँ पे इट इज ऑल्सो यूज टू डिक्लेयर एरे एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो न्यू कीवर्ड द्वारा एरे और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का बी, इसमें देखिए हाउ इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफर फ्रॉम नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो देखो पैरामीटराइज्ड चाहे कंस्ट्रक्टर हो चाहे फंक्शन हो, बच्चों ध्यान रखें पैरामीटराइज्ड चाहे कंस्ट्रक्टर हो या फंक्शन हो, दोनों का मतलब होता है कि उसके पैरेंथेसिस ब्रैकेट में कोई ना कोई वैल्यू आपकी जरूर दी होती है। जैसे हमने यहाँ पे INT A लिख दिया तो कोई ना कोई वैल्यू आपकी जरूर दी होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में पैरेंथेसिस ब्रैकेट में कोई ना कोई वैल्यू जरूर दी गई होगी और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में आपकी पैरेंथेसिस ब्रैकेट में कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट लगाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव पैरामीटर्स, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में कोई भी वैल्यू या वेरिएबल के नाम नहीं लिखे होते हैं। और यहाँ पे क्या बताया गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज हैविंग वन और मोर पैरामीटर, यानी कि उनके पैरेंथेसिस ब्रैकेट में बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं या एक कोई वेरिएबल हो सकता है, जैसे INT A, INT B, INT C ऐसे करके। दूसरा डिफरेंस है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एवरी ऑब्जेक्ट विद सेम डेटा। जैसे कंस्ट्रक्टर में अगर आप कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हो, जैसे INT A और INT B आपके इंस्टेंस वेरिएबल हैं, अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर A इक्वल टू 0 या B इक्वल टू 0 दे देते हो तो इसका मतलब होता है ये A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 क्लास के हर फंक्शन के पास पहुंच गया होगा, इसका मतलब होता है। और यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है कि जब आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से आप क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो वहां पे जो वैल्यू आप
भेजते हो वो वैल्यू आप की जाती है, यानी डिफरेंट वैल्यू आप भेज सकते हो क्योंकि आप वैल्यू खुद इनपुट करके भेजोगे। और इसमें क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में एक ही वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है, इसलिए इसको सेम डेटा कहा गया है। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर सी। इसमें लिखा है राइट द नेम ऑफ एनी टू प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड यूज टू स्टोर फ्रैक्शनल नंबर। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी इंट, कैर, फ्लोट, डबल, इनकी बात हो रही है। इसमें क्या कह रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यू यानी पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करना है। तो जावा में आपके दो प्रिमिटिव डेटा टाइप दिए गए हैं, फ्लोट और डबल, जो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं पॉइंट वाली वैल्यू को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, क्वेश्चन नंबर डी, नेम द टू टाइप ऑफ जावा प्रोग्राम। तो जावा में जो प्रोग्रामिंग हम लोग इस समय 10th क्लास में सीख रहे हैं वो आपकी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग कही जाती है। और इसके अलावा एक आपकी एप्लेट प्रोग्रामिंग होती है जो किसी भी वेब ब्राउजर पर, यानी एप्लेट प्रोग्रामिंग में बनाए गए प्रोग्राम किसी भी वेब ब्राउजर पर रन कराए जाते हैं। और इसके बाद एक सर्वलेट प्रोग्रामिंग भी होती है। तो क्वेश्चन नंबर ई में कोई नम नाम का वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर है और उसको डबल में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो इसके लिए हमारे पास बेटा दो फंक्शन बच्चों यहाँ पे दिए गए हैं, एक डबल डॉट पास डबल डॉट वैल्यू ऑफ और दूसरा है आपका डबल डॉट पास डबल। इस तरीके से लिखने से कोई भी ये जो स्ट्रिंग में नंबर स्टोर होगा वो आपका ए में यहां पर या ए में यहां पर स्टोर किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम लोग। यहाँ पे देखिए राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसमें देखिए एक स्विच केस का प्रोग्राम दिया गया स्विच स्टेटमेंट का लूप के अंदर, और बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए एक फ्लावर वेरिएबल लिया गया है जिसमें 0 स्टोर किया गया है, एक फ्रूट वेरिएबल लिया गया है जिसमें 0 स्टोर किया गया है। अब यहाँ पर x की वैल्यू को हमें चलाना है जिसमें हमारा x की वैल्यू यहाँ पर 1 दी गई है, फर्स्ट टाइम 1 दी गई है। अब देखिए 1 इज लेस देन 1, x में 1 स्टोर हुआ, x में 1 स्टोर हुआ, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा। अब स्विच x, तो x में क्या था, 1 था, तो स्विच 1 यानी केस 1 पे जाएगा। केस 1 पे जाने पर तो यहाँ फ्लावर की वैल्यू प्लस प्लस होकर कितनी हो जाएगी, फ्लावर की वैल्यू 0 थी, प्लस प्लस होकर 1 हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक आपको मालूम है हर केस में आपका ब्रेक लगाना जरूरी है, तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया गया है तो आपका क्या होगा, केस 2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आप नीचे आओगे, यहाँ पे फ्रूट प्लस प्लस हो रहा है, तो फ्रूट में आपका वैल्यू 0 स्टोर है, तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। 1 होने के बाद जब ये ब्रेक लग जाएगा तो ब्रेक से आप क्या करोगे, स्विच केस से बाहर आ जाओगे। लेकिन लूप का नेचर है, लूप तो ऊपर जाएगा, ये स्विच केस से बाहर आए लेकिन लूप आपका फिर ऊपर ले जाएगा। ऊपर जब ले जाएगा तो क्योंकि यहाँ पे अब x प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे केस 2 स्विच x का मतलब है केस 2 एग्जीक्यूट होगा। 2 में क्या है आपका x, फ्रूट की वैल्यू 1 हो चुकी थी, तो प्लस प्लस होकर अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ब्रेक से फिर से आप बाहर चले जाओगे और फिर लूप ऊपर जाएगा, x प्लस प्लस होकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के इक्वल है, नीचे आए और यहाँ पे स्विच x में 3 है, तो इसका मतलब केस 3 पे जाएगा। केस 3 पे आने पर अब यहाँ पे देखो फ्लावर प्लस प्लस हो रहा है, तो फ्लावर की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, प्लस प्लस होकर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और उसके बाद क्योंकि ये ब्रेक नहीं लगा है यहाँ पर, तो ये आपका डिफॉल्ट में भी आ जाएगा। जब डिफॉल्ट में आ जाएगा तो यहाँ पे फ्रूट प्लस प्लस हो जाएगा, तो फ्रूट की वैल्यू कितनी हो गई थी, लास्ट टाइम आपने देखा था 2 थी, ये प्लस प्लस होकर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद लूप फिर से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा x प्लस प्लस होकर 4 हो जाएगा, 4 से लूप से आप बाहर आ जाओगे। उसके बाद आप देखो यहाँ पे फ्रूट प्रिंट कराया गया, तो फ्रूट की वैल्यू लास्ट टाइम कितनी हो गई थी, 3 हो गई थी, तो यहाँ पर ये 3 प्रिंट हो जाएगी। ये पहले फ्रूट प्रिंट हो रहा है, 3 प्रिंट हो गई। फिर यहाँ पे लाइन चेंज कराई गई, /n से लाइन चेंज होती, तो आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। नीचे आने पर आप देखो यहाँ पे फ्रूट वर्ड प्रिंट कराया गया, तो ये फ्रूट्स वर्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आओगे, दूसरा एसओपी लाइन आपका दिखाई पड़ रहा है, फ्लावर्स और /t लगा है, तो फ्लावर्स प्रिंट हो जाएगा, ये मैसेज के रूप में है, और /t आपका 8 कैरेक्टर का स्पेस दे देगा। उसके बाद फ्लावर की वैल्यू यहाँ पे देखिए, लास्ट टाइम फ्लावर की वैल्यू आपकी 2 ही थी, ये देखिए 2 ही थी, तो आपका यहाँ पर रिजल्ट के रूप में 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कहा गया एक्सप्लेन कॉल बाय रेफरेंस। देखिए फंक्शन कॉल करने के 2 मेथड्स हम लोगों के पास होते हैं। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू, दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस पूछा जा रहा है, तो इसमें देखिए कॉल बाय रेफरेंस में
लिखा है when actual parameter passed as reference it copied into formal parameter. If any change are made in formal parameter, the actual parameter automatically gets change their value. इस लाइन का मतलब हुआ बेटा, जब आप फंक्शन कॉल करते हो और उसमें आप जो है कॉल बाय रेफरेंस का यूज करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको किसी एरे का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा या किसी स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, यानी नॉन पैरामीटर्स वैल्यू को ही आप भेज सकते हो या कोई ऑब्जेक्ट भेजिए। तो आप जब फंक्शन कॉल करते हो, सपोज दैट उसमें आपने कोई एरे भेजा है और वो एरे ऊपर फंक्शन प्रोटोटाइप में किसी वेरिएबल में स्टोर कराया जाएगा, और फिर उस फंक्शन में अगर उस एरे की वैल्यूज के साथ कोई भी चेंजेस किए जाते हैं तो वो चेंजेस आपके ओरिजिनल एरे जो वर्डमेन से आपके फंक्शन कॉल करते समय भेजा था उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब यहां पे देखिए एक और पॉइंट है कि कॉल बाय रेफरेंस में बताया गया है ऑल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आर पास्ड एज अ एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ही पास किए जाते हैं, जिसमें कि एग्जांपल में आप एरे और ऑब्जेक्ट ले सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में आपका पूछा गया स्टेट द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फॉलोइंग मेथड। तो यहाँ पे कैरेट फंक्शन है। ये कैरेट फंक्शन किसका है? कैरेक्टर का है। ये क्या करता है? इट रिटर्न्स टाइप ऑफ कैर, यानी कैरेक्टर वैल्यू को रिटर्न करता है। उसका रैंडम फंक्शन, इसमें बताया गया इट रिटर्न्स टाइप ऑफ डबल, ये डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, इसमें आपका फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिना इस क्वेश्चन के कोई भी आपका पेपर बनता नहीं है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 0 है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसको समझाने के लिए। और फिर यहाँ पे देखिए चेक कीजिए, ए की वैल्यू क्या है? 5, 5 इज लेस देन बी, बी में क्या है? 2, तो 5 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स। और फिर यहाँ पे लिखा है कि ए की वैल्यू 5 है, 5 नॉट इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू 2 है, यानी 5 नॉट इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो गई। तो और कंडीशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक चल जाए तो नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखिए इसमें एग्जीक्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हमने 5, हमारी 5 है और ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पोस्ट में क्या होता है, वैल्यू चेंज नहीं होने देता है, 5 ही रखेगा, और जो चेंज वैल्यू होगी यानी कि 6, ये अगले स्टेटमेंट में ले जाएगा जब कभी भी ए आगे मिल जाएगा। तो ए आपका यहाँ मिल रहा है, अभी देखेंगे तो यहाँ पे 6 आगे ले जाएगा ए के पास, और यहाँ पे क्या हो रहा है? पोस्ट प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। प्री का मतलब है कि तुरंत वैल्यू चेंज कर दे। तो यहाँ पहुंचा क्या? यहाँ पे 6 पहुंचा और प्री इंक्रीमेंट क्या कर देगा? इसको 7 कर देगा। उसके बाद फिर बी की वैल्यू को लेते हैं। बी में क्या है? माइनस, बी में 2 है, और ये माइनस माइनस बी करने पर क्या होगा? एक नंबर कम हो जाएगा, तो ये बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो देखिए 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और फिर 4 प्लस 7 आपका कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ पे 11 किसमें स्टोर हो जाएगा? सी में। सी की वैल्यू 11 हो गई। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट आउट में पूछा गया सी की वैल्यू क्या है? 11 है, और ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू लास्ट टाइम हमारी कितनी हो गई थी? 7 हो गई थी, तो यहाँ पे 7 प्रिंट हो गई। और बी की वैल्यू हमारी लास्ट टाइम पे क्या थी? 1 थी, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ई डिस्कस करूंगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया गया है CS, जिसमें बी स्टोर करा दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कैरेक्टर बी का स्टाइल कोड आपका 98 होता है, और दूसरा वेरिएबल यहां लिखा है सॉर्ट ए, जिसमें 30 स्टोर है। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर और एक इंटीजर आपस में ऐड किए जा रहा है, और इंटीजर में स्टोर किया जा रहा है। तो जब कैरेक्टर इंटीजर में ऐड होगा या कोई भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, तो कैरेक्टर अपने आप को आस्काई कोड में चेंज कर देता है। तो जैसा कि बताया बी का आस्काई कोड 98 होता है, तो यहाँ पे CH का मतलब है 98 आ जाएगा, और ए का मतलब है यहाँ पे 30 आ जाएगा। 98 प्लस 30 करोगे तो यहाँ पे 128 आ जाएगा। इसको प्रिंट कराओगे x इज इक्वल टू एस एक्स, तो यहाँ पे 28 प्रिंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर F, यहाँ पे राइट द आउटपुट। देखिए ए में आपका 26 स्टोर है और बी में आपका 100 स्टोर है। जब आप किसी भी स्ट्रिंग
क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो स्ट्रिंग में जब नंबर स्टोर होता है तो वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस 200 को भी डबल कोट्स में रखा गया है, इसका मतलब ये भी एक आपका स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो जब स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू है तो जब यहाँ पे तीनों ऐड होंगे तो 26, 100 और 200 ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, और यहां पे जब आप c को प्रिंट कराओगे तो c इज इक्वल टू, पहले मैसेज प्रिंट होगा, फिर 26, 100 और 200 ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद x को जब प्रिंट कराओगे तो x की वैल्यू यहां पे इंटीजर, ये देखिए ये एक लाइन यूज की गई जिसमें किसी भी स्ट्रिंग नंबर को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली लाइन लिखी जाती है। तो आपका ये जो आंसर आया है 261000200, ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में सी में स्टोर था, अब इसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करा के एक्स में स्टोर किया जाएगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस ये नंबर बन जाएगा। और फिर जब एक्स को यहां पे प्रिंट कराया गया तो एक्स की वैल्यू आपकी यहां पर जो नंबर था कन्वर्ट हुआ 261000200, ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जी, इसमें डिफरेंस बताना था, स्मॉल में फ्लोट लिखा है और अपर केस, फर्स्ट लेटर अपर केस में है, फ्लोट लिखा है, दोनों ही फ्लोट है। बट आप ध्यान रखिएगा किसी भी डेटा टाइप का, जैसे ये डेटा टाइप है फ्लोट, किसी भी डेटा टाइप का अगर पहला लेटर अपर केस में कर दिया जाए तो इसका मतलब ये उसकी रैपर क्लास बन जाती है, किसकी, उस डेटा टाइप की। तो यहां पे लिखा है फ्लोट इज अ रैपर क्लास जिसमें एफ अपर केस में है, रैपर क्लास विच रैप द प्रिमिटिव डेटा टाइप फ्लोट, जो फ्लोट डेटा टाइप को रैप कर रही है। अब फ्लोट इज एन ऑब्जेक्ट एंड फ्लोट इज एन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो यहां पे क्लियर कर दिया गया कि फ्लोट एक रैपर क्लास है और रैपर क्लास का कोई भी वेरिएबल लिया जाता है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है। और यहां पे फ्लोट आपका जो है स्मॉल लेटर में, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के रूप में यूज हुआ है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर एच, इसमें आउटपुट पूछा गया, देखिए x में आपका बुलियन टाइप वेरिएबल है, इसमें ट्रू स्टोर है, y में फॉल्स स्टोर है। अब यहां पे एंड कंडीशन यूज की गई, एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू हो, तो यहां पे x की वैल्यू तो ट्रू है, तो ट्रू का मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, और y का मतलब फॉल्स है, तो यहां पे इसका मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एक ट्रू हुई और एक आपकी फॉल्स हुई, और एंड का मतलब दोनों ट्रू होनी चाहिए, तो ये क्योंकि दोनों ट्रू नहीं हो पा रहे इसलिए रिजल्ट आपका फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद यहां पे एक ऑपरेटर यूज किया गया, नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है, किसी भी कंडीशन का जो रिजल्ट होता है उसका अपोजिट कर देता है। अब जैसे यहां पे एफ में आपका, वाई में आपका फॉल्स स्टोर है, तो फॉल्स का अपोजिट क्या होता है, ट्रू होता है, ये नॉट के कारण ये ट्रू कर देगा उसको, और आपका दोनों रिजल्ट फॉल्स और ट्रू प्रिंट हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर आई, इसमें आउटपुट पूछा गया, ये स्ट्रिंग टाइप का एक आउटपुट आपको मिलेगा हर पेपर में। तो देखिए पहला आपका स्ट्रिंग वेरिएबल जी है जिसमें आपका बी स्टोर है, उसके बाद दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल एक्स है जिसमें आपका बीज स्टोर है, तीसरा स्ट्रिंग वेरिएबल डब्ल्यू है जिसमें आपका वुल्फ स्टोर है। अब यहां पे कंपेयर टू का यूज किया गया, तो कंपेयर टू में एक एक लेटर कंपेयर करता है, जैसे जी में आपका क्या है, बी है, और आपका एक्स में क्या है, बीज है। जब ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे तो सबसे पहले बी से कंपेयर होगा, तो अगर सेम लेटर पाए जाते हैं तो कंप्यूटर इग्नोर करके अगले वाले लेटर को चेक करने लगता है। तो यहाँ पे ई ये भी सेम है तो अगले लेटर को चेक करेगा, यहाँ पे ई और ई ये भी सेम है तो अगले लेटर को चेक करेगा। अब यहाँ पे आप बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं है, तो इसमें कंप्यूटर क्या मान लेता है, 0। और यहां पे आप जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है, तो जितने भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर होते हैं, जैसे यहाँ पे एस एक्स्ट्रा कैरेक्टर है तो उनको गिन लेता है। तो बी में कोई कैरेक्टर नहीं था तो इसमें यहां पर 0 मानेगा कंप्यूटर, और बीज में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर था, जितने भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर होते हैं उनको गिन लेता है। तब जब पीछे वाले सारे लेटर्स सेम पाए जाए और फिर अगली पहली वाली स्ट्रिंग में कुछ लेटर्स कम पड़ गए और दूसरी वाली स्ट्रिंग में ज्यादा है, तब ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर गिन लेता है। तो एस को गिन के 1 कर लिया। अब यहां पे रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा, इन दोनों जो रिटर्न हुए हैं 0 और 1, इनके बीच का डिफरेंस निकाला जाता है। तो डिफरेंस में 0 माइनस 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -1। तो यहां पे इसका रिजल्ट आपका -1 आ जाएगा। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि 0 का ASCII कोड आपका 48 होता है और 1 का ASCII कोड आपका 49 होता है। तो 48 - 49 करेंगे तब भी आपका यहां पर -49
1 आ जाएगा। फिर दूसरे वाले कंपेरेटिव में देखिए, यहां पे x में क्या है, x में आपका बीज है और w में क्या है, w में वुल्फ है। तो इसमें क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर मैच करेगा। सबसे पहले x का b लेगा और w का वुल्फ में w ले लेगा। तो b और w दोनों अपोजिट मतलब सेम कैरेक्टर नहीं है, तो ये क्या करेगा, दोनों के बीच का ASCII कोड निकलेगा। तो b का ASCII कोड का क्या होता है, 66 होता है और w का ASCII कोड यहां पर 87 होता है। तो आप यहां पे 66 माइनस 87 करेंगे, 66 माइनस 87 तो 21 बचेगा। तो यहां पे रिजल्ट आपका 21 निकल आएगा। इसका एक और तरीका है कि ASCII कोड मान लीजिए आपको नहीं आते हैं ये, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी स्मॉल लेटर था, जैसे कि यहां पे आपका B था और यहां पे आपका W था, तो आप क्या कीजिए, B से लगाकर W तक आप जो है B को छोड़कर गिनना चालू कर दीजिए। जैसे B है तो B के बाद B का C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W, तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो यहां पे 21 निकला। अब 21 आंसर में आएगा तो 21 ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर पहले वाले का कैरेक्टर का ASCII कोड कम है और दूसरे वाले कैरेक्टर का ASCII कोड ज्यादा है तो माइनस में रिजल्ट आएगा। अगर पहले वाले कैरेक्टर का ASCII कोड आपका बड़ा है और दूसरे वाले कैरेक्टर का ASCII कोड छोटा है तो प्लस में रिजल्ट आएगा। यानी पहले वाले कैरेक्टर को अगर ASCII कोड बड़ा है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अगर पहले वाले का ASCII कोड का कैरेक्टर का ASCII कोड अगर छोटा है तो माइनस में रिजल्ट आएगा। इस हिसाब से माइनस 21 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जे में यहां पे एक वेरिएबल लिया गया है INT टाइप का, जिसमें 135 स्टोर किया गया है। अब यहां पे ये क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो जो यहां चेंज होगा वो यहां का इफेक्ट डालेगा, और जो यहां चेंज होगा उसका इफेक्ट यहां पड़ेगा, जो यहां चेंज होगा उसका इफेक्ट यहां पड़ेगा। तो आप देखिए यहां पर ए में आपका 135 था और यहां पे क्या हो रहा है, a माइनस इज इक्वल टू 10 का मतलब यहां पे हम बता देते हैं, a इज इक्वल टू a माइनस 10 माना जाएगा। a माइनस इज इक्वल टू 10 का मतलब है क्या, a इज इक्वल टू a माइनस 10। तो a की वैल्यू क्या है, 135 है, तो 135 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 125। अब ये 125 स्टोर किसमें हो रहा है, a में स्टोर हो रहा है, तो a की वैल्यू बदल कर कितनी हो चुकी है 125। अब यहां a प्रिंट कराओगे तो 125 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगली कैलकुलेशन 125 को लेकर होगी, तो a में क्या है 125 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहां पे 12.5 बचेगा, क्योंकि वेरिएबल इंटीजर है तो यहां पे सिर्फ 12 ले लेगा। अब a की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब यहां अगले स्टेटमेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 120। ए को प्रिंट कराने पर रिजल्ट आएगा 120। फिर अब यहां पर 120 है, अगले स्टेटमेंट में मॉड निकाला जाएगा तो 120 10 से डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो यहां पे 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये चारों आउटपुट निकल आएंगे। पहला आउटपुट है इसमें 125, दूसरा आउटपुट है 12, तीसरा आउटपुट है 120 और चौथा आउटपुट है 0। तो बच्चों ये आपके CMS प्रीबोर्ड के पेपर का मैंने सोल्यूशन दिया है सेक्शन ए का। अब अगर आप लोगों को जरूरत है, आपको लगता है प्रोग्रामिंग को भी मैं एक्सप्लेन करूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और खास तौर पे वो जरूर प्रोग्राम लिखिएगा जो आपको टफ लग रहे हैं। अगर कुछ प्रोग्राम टफ है तो मैं उनके सॉल्यूशंस को वीडियो के द्वारा आपको तक पहुंचा दूंगा। और बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल और भी आगे बढ़ सके और मेरा प्रोत्साहन हो सके। मैं आगे ऐसे ही आगे चैनल में और सारे नए वीडियो डालता रहूं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए और आपके जावा की अच्छी पढ़ाई के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील हो। इस तरीके से आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपके सामने सेक्शन बी आपको दिखा रहा हूं। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी में मैं सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के बता दूंगा। अगर आपको लगे कि क्वेश्चंस इनमें से कोई आपको नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो मैं उसको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक नई वीडियो बनाकर आपको तुरंत दे दूंगा। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है तो इसलिए इस वीडियो को 2 पार्ट में बांट रहा हूं। सेक्शन ए जिसमें हमने थ्योरी आउटपुट डिस्कस किए, सेक्शन बी जिसमें मैं प्रोग्रामिंग डिस्कस करूंगा। तो अब आप देखिए सेक्शन बी में
6 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें कोई आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपका जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, पहला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट द नेम ऑफ 20 गेम्स इन एरे, short names of these games in alphabetical ascending order using double sort technique। उसके बाद लिखा है print the list of only those games that begins with letters from A to Z। इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप पहले 20 नेम्स स्टोर कराएं एक स्ट्रिंग एरे में, उसके बाद आप उन नाम्स को या गेम्स के नाम्स को सॉर्ट करा दें असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद फिर आप सिर्फ उन गेम्स के नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में प्रिंट करें जिनके नाम ए से जेड के बीच में आते हों, या ए से जेड से ए टू जेड के बीच में आते हों। दूसरा प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है राइट अ प्रोग्राम इन जावा दैट एक्सेप्ट अ नंबर प्रिंट ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स बच्चों आपको मालूम है, ऐसे कोई भी नंबर लीजिए आप, सपोज दैट आपने 6 ले लिया, तो 6 में किन किन नंबरों से वो डिवाइड होता है, तो वो कौन कौन से नंबर उनमें से प्राइम है। जैसे 6 है आपका, तो 6 आपका यहां पर पहला प्राइम नंबर आपका 2 से स्टार्ट होता है, तो 6 2 से स्टार्ट हो जाता है और 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 आपका प्राइम नंबर हो गया। दूसरा आपका 3 प्राइम नंबर है, और तीसरा आपका 4 नहीं है प्राइम, 5 नहीं है, 5 प्राइम है, 5 प्राइम है, लेकिन 5 से ये 6 डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 5 फैक्टर नहीं होगा, और खुद से डिवाइड करके देखना नहीं है आपको। तो आपको यहां अगर 6 को डिवाइड करते तो सिर्फ 2 ही आपके प्राइम फैक्टर्स इसके प्रिंट होंगे। और प्राइम नंबर कौन से हैं? ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, इट मीन्स सिर्फ 2 टाइम्स डिवाइड हो। जैसे कि 5 है, तो 1 लगाकर अगर 5 तक डिवाइड करा के देखेंगे तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 5 से 5 डिवाइड होगा। बीच के जो नंबर आपके 2, 3, 4 है उनसे डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रोग्राम दिया है एक स्ट्रिंग का, जिसमें कहा गया है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट सेंटेंस प्रिंट द नंबर ऑफ वर्ड्स which contains at least one set of consecutive duplicate characters। यानी कि एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है जिसमें जहां पर आपको जस्ट सेम लेटर रिपीटेड फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हो, जैसे यहां पे डबल ई है, यहां पे डबल एल है, तो ऐसे कितने पेयर हैं इनको आपको काउंट करके प्रिंट करना है। तो यहां पे इस सेंटेंस में द डीप वेल इज फर्दर अहेड, इसमें सिर्फ 2 ही आपके ऐसे पेयर पाए गए जिसमें सेम लेटर पास पास में कॉन्सेक्यूटिव रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले अ मेनू टू फॉर्म फ्रॉम वेरियस कैटेगरी ऑफ सिनेमा हॉल टिकट्स। आफ्टर द यूजर सिलेक्ट कैटेगरी द प्रोग्राम शुड आस्क फॉर द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ द पर्सन वांट टू बाय। इस प्रोग्राम को बच्चा आप स्विच केस से सॉल्व करोगे। इसमें आपका चॉइस दी गई है कैरेक्टर ए, बी, सी, और कैटेगरी दी गई है आपकी गोल्ड, क्लासिक और नॉर्मल, और उसके हिसाब से यहां पर उसके प्राइस टिकट के दिए गए हैं। अब आपको यहां पे इस प्रोग्राम को मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्रामिंग के थ्रू वर्क कराना है। यहां पे लिखा है प्रिंट कैटेगरी, कैटेगरी मतलब गोल्ड, क्लासिक, नॉर्मल, रेट, फिर उसके बाद लिखा है नंबर ऑफ टिकट्स एंड टोटल अमाउंट टू बी पेड। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो मैं इसको आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जो हमेशा क्वेश्चन आता है, ये आपका फंक्शन ओवरलोडिंग का क्वेश्चन कहा जाता है, जिसमें आपके फंक्शंस के नाम सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड 3 फंक्शन दिए गए हैं और इनकी पैरामीटर लिस्ट सबकी अलग अलग होती है। तो इसमें आपका पहला फंक्शन दिया है ऐड नाम का, जिसमें एक आपका सेल दिया गया है, एक आपका अलाउंस दिया है। सेल मतलब यहाँ पे सैलरी से होगा। यहाँ पे लिखा गया ऐड द सैलरी एंड अलाउंस टू प्रिंट द टोटल सैलरी।
दूसरे क्वेश्चन में आपका एक स्ट्रिंग टाइप का ऐड नाम का वेरिएबल दिया गया, मींस एड्रेस होगा, और दूसरा आपका सिटी नाम का वेरिएबल दिया गया। इसमें लिखा है ज्वाइन एड्रेस एंड सिटी स्टोर्ड इन वेरिएबल ऐड एंड सिटी रिस्पेक्टिवली टू प्रिंट द कंप्लीट एड्रेस। तीसरा फंक्शन आपका दिया है ऐड नाम का, जिसमें एक डबल एन नाम का वेरिएबल दिया गया है। इसमें लिखा है ऐड एंड प्रिंट ऐड एंड प्रिंट नेचुरल एल्गोरिथमिक वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू स्टोर्ड इन एन। तो ये भी प्रोग्राम बहुत ही आसान है। अगर आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट लाइन में जरूर लिखिएगा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपका क्लास का नाम है कार पार्क और उसके डेटा मेंबर्स में कार नंबर दिया गया है, कार का नाम दिया गया है, डेज में है स्टोर नंबर ऑफ डेज कार विल बी पार्क्ड, कितने दिनों के लिए कार पार्क की गई है उसके लिए आपको नंबर ऑफ डेज इनपुट करना होगा। फिर उसके बाद आपको फाइनली चार्ज निकालना है, और यहाँ पे फोन नंबर दिया गया है जिसका कस्टमर का फोन नंबर आपको जिसमें स्टोर करना होगा। उसके बाद मेंबर मेथड्स में आपका इनपुट दिया गया है, जिसमें आपको डिटेल पर्सन की स्टोर करवानी है कार के साथ में, एक्सेप्ट डिटेल कार, इसमें कस्टमर का नाम हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज कितने दिनों के लिए कार पार्क कर रहे हैं, दो चीजें इनपुट करानी है। और कैलकुलेट में ये एक आपका स्लैब दिया गया है, जिसमें आपका 5 डेज के लिए अगर कार आपने पार्क की है तो आपको 50 रुपीज पर डे के हिसाब से पड़ेगा। नेक्स्ट 5 डेज और आप अगर आप कार रखते हो तो आपको 40 रुपीज पर डे पड़ेगा। और अगर आप इन 10 दिनों के बाद भी और 10 डेज तक रखते हो तो आपको 30 रुपीज पर डे के हिसाब से पड़ेगा। फिर लास्ट फंक्शन आपका डिस्प्ले है, जिसमें आपको इन सारी चीजों की कैलकुलेशन करके आउटपुट को प्रिंट करना है। इस तरीके से बच्चों ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर हो गया है। अब अगर आपको लगता है सेक्शन डी में प्रोग्रामिंग की आपको जरूरत है तो आप जरूर लिखिएगा। और हाँ, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि अगर पेपर जो मैंने समझाया है उसमें आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो, आपको लगे कि हाँ पेपर से हमें सोल्यूशन से हमें फायदा मिला है, तो प्लीज इस चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में और उन बच्चों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इनकी जरूरत हो और उन्हें फायदा मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।